ठीक है, डाल दिया हेडिंग। स्टार्ट करेंगे इसके सबसे पहले पोर्शन से, वर्क के साथ में। फिजिक्स के अंदर हम लोग ये टर्म पढ़ते हैं वर्क, या इसको एक और टर्म के नाम से बोला जाता है वर्क डन। ठीक है, इस वर्क का क्या मतलब है? अगर मैं अपनी जनरल लैंग्वेज की बात करूँ, साइंस की भाषा में बात ना करूँ, तो वर्क का मतलब होता है कोई भी काम करना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, नहाना, धोना, सब कुछ, एवरीथिंग कम्स इनटू द वर्क। कि हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, दैट कम्स इनटू द क्राइटेरिया ऑफ वर्क इन द नॉर्मल लैंग्वेज। बट द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क इज डिफरेंट। साइंस में वर्क को अलग तरीके से सोचा जाता है। इसमें वर्क की डेफिनेशन अलग है। अभी आपसे पूछेंगे सर आज तो मैंने बहुत काम किया। क्या काम किया? आज तो मैं सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक सोया, बहुत काम किया, थक गया हूँ सर, मैं वापस सोऊंगा। क्योंकि हमारे सर ने पढ़ाया था, जब हम पढ़ते थे तो हमें ये पढ़ाया गया था कि सोना भी वर्क में आता है। लेकिन उनके लैंग्वेज में कि हाँ बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई काम करना, क्रिया करना, इसमें सोना भी आता है। कि सर आज तो मैं बड़ा थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक सोया हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने बहुत काम किया, मैं वापस सोने जाता। ठीक है, लेकिन साइंस में ये नहीं होता। साइंस में वर्क की डेफिनेशन ही अलग है। अब मान लीजिए किसी दिन आपका एग्जामिनेशन है अगले दिन, और आप अपनी टेबल पे बैठ गए और 4 घंटे तक आप वहाँ से शिफ्ट नहीं हुए। आप 4 घंटे तक बिना किसी ब्रेक के वहीं बैठे रहे। आपकी मम्मी आपको देख देख के चौंक रही है, अरे आज तो 1 बजे से बैठा है, 5 बज गए, यहाँ से हिला तक नहीं है, यहाँ से कहीं गया नहीं है, ना पानी पीने उठा, ना टॉयलेट करने उठा, ये 4 घंटे से पढ़ रहा है। आज तो भाई वो अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही हैं कि आज तो भाई मेरा बेटा जो है बहुत काम कर रहा है। पढ़ने के बाद में इसको खाना वाना खिला के सुला देंगे, सब थक गया होगा। अब 4 घंटे पढ़ने के बाद में ऐसे उठा बिल्कुल राजा की तरह कि 4 घंटे पढ़ाई की है। मम्मी बार बार याद दिला रहा है, मम्मी बोले बेटा वो दे देना वहाँ से, वो रखा हुआ है। नहीं मैं थका हुआ हूँ। क्यों? 4 घंटे पढ़ाई करी मैंने। बार बार उसको जता रहा है कि मैंने आज तो 4 घंटे तक मैं अपनी जगह से उठा तक नहीं, आज तो इतना काम है। मम्मी भी ठीक है बेटा, बादाम का दूध दे रही हैं, आज तो मेरे बेटे ने बहुत पढ़ाई करी है, उसको अच्छा अच्छा बना के खिला रही हैं, है ना। बाद में शाम को पापा आए और पापा गलती से साइंस पढ़ाते थे। पापा आने के बाद में देखा कि क्या बात है, इसको आजकल आज तो बड़ा ध्यान रख रहे हो, इसको दूध वूध पिला रहे हो, सब कर रहे हो, क्या चक्कर है? कि नहीं आज इसने बहुत काम किया। क्या किया इसने? क्या उठाया है इसने? कुछ काम करवाया था क्या इससे? कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग करवाई थी क्या? बोला नहीं, आज ये 4 घंटे तक इसने पढ़ाई करी और ये अपनी जगह से शिफ्ट तक नहीं हुआ, अपनी जगह से हिला तक नहीं, केवल उस किताब के अंदर पढ़ता रहा, इसने इतना काम किया। साइंस वाले पापा ने कहा कि मेरे हिसाब से इसने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वर्क के हिसाब से तो जब तक कि डिस्प्लेसमेंट ना हो तब तक कोई काम नहीं हुआ। तो बोले मेरे हिसाब से तो इसने कोई काम नहीं किया। बच्चा फिर मायूस, आज के बाद में अब नहीं पढ़ूंगा। पढ़ाई करो, लग के करो। कहते कि नहीं पढ़ाई किया करो और डिस्टर्ब मत हुआ करो और पढ़ाई किया करो, और खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, मतलब उसको मान ही नहीं रहे कि मैंने काम किया। कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क से कि दैट किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ। और यहाँ पर हम जो वर्क होने की बात कर रहे हैं ये उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स ने वर्क किया है, हम ये पढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर बॉडीज का वर्क नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर वर्क किसका पढ़ रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स ने वर्क किया।
वर्क डन बाय फोर्स। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? वर्क डन बाय फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उसमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट में जहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें। बस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या उस पर फोर्स लगना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, फोर्स भी लगे और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो। लेकिन ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तभी उसको वर्क कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वर्क के डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। इसी वजह से हमने वर्क को भी 3 क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। क्या बात समझ में आई? लिखें। इन द नॉर्मल लैंग्वेज और डेली रूटीन, various activities such as drinking, sleeping, reading a newspaper, are considered as work done, but in science, or scientific conception, but in science or scientific conception, work is only done if the force is applied on the object and the object does some displacement, the SI unit of work is joule. The SI unit of work is joule and the work is a scalar quantity. Is joule and work is a scalar quantity. Work नहीं, ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ वर्क।
The work is classified into three categories. The work is classified into three categories. Positive work, negative work, positive work, negative work and zero work. पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क. हमने तीन कैटेगरीज के अंदर वर्क को क्लासिफाई किया. फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, सेकंड इज नेगेटिव वर्क एंड द थर्ड इज ज़ीरो वर्क. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्राइटेरिया पे, दैट इज पॉजिटिव वर्क. ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क कब होगा हमें ये समझना है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ये पहली बात है कि हमने एक ऑब्जेक्ट की बात करी और एक ऑब्जेक्ट किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, इस पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा और ये रेस्ट पर है, चुपचाप रखा हुआ है. हमने इस पर एक फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स F. फोर्स लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट की जो नई पोजीशन आई वो यहाँ से यहाँ आ गई. ये पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ आ गया. जब मैं फोर्स लगाने की बात कर रहा हूँ तो ये फोर्स धक्का नहीं है. ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान, यानी जब A से B तक गया तो पूरे टाइम ये फोर्स इस बॉडी के साथ में कांटेक्ट पर था. धक्का नहीं है ये. क्या बात समझ में आई? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा हो, विश्वेंद्र राजा भट्ट, हाथ पे टूटेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं. यहाँ आगे खड़ा हो. मैंने कहा था धक्का नहीं है. धक्का थोड़ा ढीला है ना, टाइट वेट मत होना ना. धक्का नहीं है मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ. अभी भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के दौरान मेरा फोर्स इन्वॉल्व नहीं था. मेरे फोर्स ने इसको एनर्जी दी तो ये आगे बढ़ गया. लेकिन जब ये मुझसे दूर गया उस टाइम पर मेरा कांटेक्ट इसके साथ नहीं था. मैं यहाँ पर कौन सा फोर्स की बात कर रहा हूँ? उधर वापस, मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान मेरा फोर्स इस पर लगता गया. क्या बात समझ में आई? पहले वाली सिचुएशन में भी ये A से B पोजीशन पहुंचा था, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं. मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि कंटिन्यूसली मेरा फोर्स A से B के दौरान इस पर लगा रहा और कॉन्स्टेंटली लगा रहा. यानी कि फोर्स ने अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया. जितना वो मैग्नीट्यूड था, यानी कि 5 न्यूटन से स्टार्ट हुआ A पोजीशन पे, तो B तक वो 5 न्यूटन का लगा रहा. क्या बात समझ में आई? सबको कोई दिक्कत, परेशानी? बैठ जा. मतलब आपसे कहा जाए तो आप यहाँ भी बोलोगे सर यहाँ पर भी फोर्स लगा. अब इस फोर्स की वजह से इस B के बाद में आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है. आगे जाके ये यहाँ से नीचे गिर जाए, सीधा ही चला जाए, हवा में उड़ जाए, नाली में गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब नहीं है. मेरा एरिया ऑफ कंसर्न केवल पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक है. A से पहले क्या करता हुआ आ रहा था, B के बाद में क्या हुआ, मुझे उससे लेना देना नहीं है. मेरा काम केवल A से B तक का है. और मैंने ये देखा कि बॉडी ने A से B तक डिस्प्लेसमेंट किया और पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान ये फोर्स इसके साथ में कॉन्टैक्ट में था. ठीक है, कोई परेशानी? स्पीड के बारे में जरा सोच लें. क्या फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है? क्या एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है? इसका मतलब जो यहाँ पर वेलोसिटी थी वो यहाँ पर तो नहीं रहेगी, चेंज हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड. और पूरे डिस्टेंस के दौरान A से B पहुंचने में कंटिन्यूसली हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होती गई होगी, बढ़ती गई होगी. नहीं है? आ गया ना? कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ की वेलोसिटी इसके जस्ट पहले की वेलोसिटी से ज़्यादा है. ठीक है, फिर आगे और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, मैक्सिमम B पर. B के बाद का मुझे लेना देना ही नहीं, आगे भी बढ़ेगी अगर फोर्स लगा रहा तो.
लेकिन मेरा काम तो केवल ए से बी तक सोचना है। कंटिन्यूसली ए जो 0 से स्टार्ट हुई इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती गई बढ़ती गई, हर एक इंस्टेंट में इंक्रीज होती गई। इस पॉइंट में लेट्स सपोज दैट वेलोसिटी कम्स इज v। ठीक है? आगे बात समझ में? ए से बी में कंटिन्यूसली वेलोसिटी का इंक्रीमेंट, v इज द लार्जेस्ट वेलोसिटी। इससे जस्ट पहले इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी की वैल्यू v से छोटी है, लेकिन इसके पहले वाले से बड़ी है, क्योंकि उसके साथ में फोर्स हमेशा कांटेक्ट में रहा। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो s है। s इज डिनोटिंग द डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। इट मींस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। लेट्स सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट इज s and the responsible factor for this displacement is f। ठीक है? so we will find out the work done by, किसने किया वर्क डन? फोर्स। यहां पर हम वर्क डन किसका निकाल रहे हैं? फोर्स का। उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन नहीं है ये। ऑब्जेक्ट को तो कुछ अता पता ही नहीं, उसके पास तो जीवन ही नहीं है भाई। उसको दिख रहा है क्या उसको कौन धक्का दे रहा है? नहीं दे रहा ना। वो तो पहले भी नहीं पता था, जब वो ए पर था तब भी उसको लेना देना नहीं है दुनियादारी से, जब बी पे आ गया तब भी लेना देना नहीं है। वो तो दूसरे के इम्पैक्ट की वजह से चल रहा है भाई। तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? ये फोर्स कर रहा है। हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? फोर्स का कर रहे हैं। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एफ, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिफाइन होता है इसके अंदर वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव वर्क डन है, यानी कि ये जो वर्क निकल के आएगा इस सिचुएशन में वो पॉजिटिव निकल के आएगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट होने की डायरेक्शन सेम है। तो अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो वर्क होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब भी पॉजिटिव वर्क होगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ी है यहाँ पे। ठीक है? लिखिए, पॉजिटिव वर्क is said to be done, positive work is said to be done, positive work is said to be done when the direction of force when the direction of force and the displacement, when the direction of force and the displacement is same. When the direction of force and the displacement is same. जब भी ऐसा होगा तब पॉजिटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क समझते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पोजीशन पर रेस्ट पर है। हमने इधर से एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का और हमने इधर से एक फोर्स लगाया 40 न्यूटन का। मुझे ये बताइए, एक यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग 1, और यहाँ लगा हुआ है फ्लैग 2। कौन से फ्लैग पर ऑब्जेक्ट पहुँचेगा?
1 पे, 2 पे कभी पहुंचेगा क्या? वो तो 1 पे ही पहुंचेगा। क्यों पहुंचा? क्योंकि लार्जर फोर्स किसकी डायरेक्शन में लगा, यानी थोड़ी देर बाद में, हालांकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोनों ही उस पर हमेशा लगे रहे, और थोड़ी देर बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, जो पहले यहाँ था अब वो यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली है। इट इज़ द इनिशियल पॉइंट, इट इज़ द फाइनल पॉइंट, और इनिशियल से फाइनल की तरफ की डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट किया उसकी डायरेक्शन ये है। तो जो 20 न्यूटन का फोर्स है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। जो 40 न्यूटन का फोर्स है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग है, यानी कि 40 न्यूटन ने पॉजिटिव वर्क किया होगा और 20 न्यूटन ने नेगेटिव वर्क किया होगा। क्योंकि हम वर्क डन किसका निकाल रहे हैं? फोर्स का। तो पॉजिटिव वर्क करने वाला फोर्स कौन सा और नेगेटिव करने वाला कौन सा? 20। लिखिए, the negative work said to be done, the negative work said to be done, the negative work said to be done if the direction of force and the direction of force and the displacement, when the direction of force and the displacement is opposite to each other, when the direction of force and the displacement is opposite to each other. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो उस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, ऐसा कहते हैं। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उस फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, ऐसा कहते हैं। बाहुबली देखी है आप लोगों ने? सब ने? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? दोनों देखी। उसमें वो भल्लाल देव वाला सीन देखा, जो सामने से वो सांड आ रहा था, देखा सब लोगों ने? कि वो कहते हैं कि सामने से वो सांड आ गया, कहीं बाहर से पकड़ के लाए हैं, इसको इतने 7 दिन हो गए अभी तक ये कंट्रोल में नहीं आया। जो इसको कंट्रोल में करने जाता रहता है उसको ये उठा उठा के फेंक देता है इधर उधर। बल्लाल देव सामने बैठा हुआ था, बल्लाल देव को कहा कि भैया आप इसको कंट्रोल करो, तो दूसरे लोग बोले, वो कटप्पा बोला कि भैया उसके सामने मत जाओ। तो उसने कहा, जो उसका बाप था, किसका? बल्लाल देव का, वो बोलता है उसको कि भैया ऐसे तुम्हें इसको बल्लाल देव को कंट्रोल में करने के लिए ऐसे एक नहीं, अगर 20 सांड भी ले आओगे तब भी वो कंट्रोल कर लेगा, ऐसा वो बोलता है उस मूवी में। फिर ठीक है, वो सामने आता है, जब उधर से दौड़ता हुआ आ रहा है सांड, इधर से बल्लाल देव उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें एक सीन बनता है थोड़ी देर के लिए कि बल्लाल देव के पैर जो है पीछे घिसते हुए जाते हैं और सांड उधर आता है। तो सांड कौन सा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? और बल्लाल देव कौन सा वर्क कर रहा है? नेगेटिव, क्योंकि वो फोर्स किधर लगा रहा था, लेकिन वो जा किधर रहा था। आई बात समझ में? इट्स स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। आगे हेडिंग डालो जीरो वर्क, इसमें लिखिए when the force या फोर्स की जगह आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखें। when the direction of force when the direction of force when the direction of force and the displacement when the direction of force and the displacement when the direction of force and the displacement is perpendicular to each other
and the direction of force and the displacement is perpendicular to each other, then the work done by force is considered as zero. Then the work done by force is considered as zero. फोर्स का वर्क डन ज़ीरो कंसिडर होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिस पर हमने ऊपर से फोर्स लगाया। एक ब्लॉक है जिस पर हमने ऊपर से फोर्स लगाया और ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद में इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ के रुका है, चल रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ से वो यहाँ आ गया और फोर्स कैसे लगा? ऐसे। तो यहाँ से इधर आ गया, यानी कि इनिशियल, ये फाइनल। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये वाला डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर से नीचे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये फोर्स का वर्क डन ज़ीरो हुआ। फोर्स ने कोई भी वर्क डन इसमें नहीं किया। तो वर्क डन बाय फोर्स बना लीजिए डायग्राम। कंसेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जब पॉजिटिव वर्क डन पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा और धीरे धीरे उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि मूवमेंट के दौरान जितनी स्पीड पर वो इस पॉइंट पे था, आपने फोर्स लगाया, जब वो यहाँ पहुँचा तो इस टाइम पर भी इसकी स्पीड वही रहेगी जो यहाँ थी। प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए शायद ये सोचना आसान नहीं होगा। आप लोग ऐसा समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आपने तो हमेशा ऐसा ही देखा है कि जब भी आप फोर्स लगाते हो, ऊपर से भी लगाओ, तब भी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाता, रुक जाता। तो आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा, सर ये तो नेगेटिव वर्क की तरह है, इसमें कैसे आप कह रहे हो कि कोई वर्क डन नहीं होगा और स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। पहली बात जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर ये कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। समझना थोड़ा सा मुश्किल है किसी के पास जवाब इस बात का कि स्पीड में चेंज नहीं होगा? कोई सोच के आंसर दे सकता है? कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो आप ऊपर से फोर्स लगाओगे तो उसका कंट्रीब्यूशन फ्रिक्शन में तो होगा ही नहीं। और फ्रिक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर नेगेटिव फोर्स की तरह वर्क कर सकती है, जो कि स्पीड को स्लो डाउन कर सकती है। बट अगर फ्रिक्शन लेस है तो ऊपर से फोर्स लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन वाली सरफेस होती तो ऊपर से फोर्स लगाने पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्रीज हो जाता। और हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन। अगर एन इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा और फ्रिक्शन आ जाएगा
जो कि इसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा, इस वजह से थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। इसीलिए अगर आप परपेंडिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट पर किसी फ्रिक्शन वाली सरफेस में फोर्स लगाते हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाता है, फ्रिक्शन को और मजबूती मिल जाती है, जिसकी वजह से वो स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। लेकिन स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए उस फोर्स का या कि उस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी होना चाहिए। नहीं आई बात समझ? आ रही है बात समझ में? थोड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ लेकिन आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और कोई वर्क नहीं करता तो उसकी स्पीड में वो कोई चेंज नहीं लाता। इसको थोड़ा और अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूँ मैं डिस्कशन को। नेचर में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें ये चीज़ करवाते हैं या हमें ऐसे इस कंसेप्ट को सीखने में मदद करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो व्हाट विल द वर्क डन बाय ग्रेविटी? 0, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है। यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो ऑब्जेक्ट, एक हल्का एक भारी है, m1 है और एक और इसी के पैरेलल में यहाँ पर m2 है। m1 ज़्यादा है, m1 कम, m2 कम है और दोनों सेम वेलोसिटी पर यहाँ पर हैं। तो वो जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर तो दोनों की वेलोसिटीज़ यहाँ पर भी सेम होगी, उसके भारी या हल्के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी का उसकी स्पीड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज वर्क डन ऑफ ग्रेविटी इज 0 ओवर हियर, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, फ्रिक्शन वाली सरफेस हुई तो उसमें चेंज हो सकता है, बिकॉज जो भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका म्यू एन ज़्यादा होगा, उसका म्यू एन ज़्यादा होगा तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड होता है। तो जो भारी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर बाद में स्लो डाउन होकर रुक जाएगा, लेकिन जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आगे जाएगा। आई क्या बात समझ? सबको समझना? और भी एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं। सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सर्कुलर मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है, इट इज़ नॉट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इट इज़ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। पर इस बोर्ड पे तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे घूमता है। घूमने पर उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है। ये बात मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था जब आपको बताया था। सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट तभी कर पाता है जब उसके पास में कोई सेंट्रीपिटल फोर्स हो, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस टेंजेंट के अलोंग हो रहा है। तो हमेशा आप जब भी इस फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बात करोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही रहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का इसके वर्क पर कोई डिफरेंस नहीं आता। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। अब आप कहोगे सर आपने तो सारे कंसेप्ट हिला दिए हमारे, मतलब आप ये कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट घूम भी सर्कल में इसलिए रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और आप ये भी कह रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, फिर वो घूम क्यों रहा है? मेरा ये प्रश्न है कि जब उसकी वर्क डन नहीं हो रहा तो उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। स्पीड में चेंज नहीं आएगा
तो फिर ये ऑब्जेक्ट घूम क्यों रहा है, जबकि घूम तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रहा। कोई एक बच्चा आओ इधर मेरे पास में, इधर खुशहाल। खुशहाल एक रोबोट है। कौन है? रोबोट है। बन जाएगा रोबोट है ना? तो यहाँ खड़ा हो, सर्कल में घूमे, रुक जा, इसके चारों ओर घूम, और सामने नज़र रख, बिल्कुल सामने, नाक की सीध में रहना, गर्दन बिल्कुल नहीं, देख देख गिर जाए, नाक की सीध में गिर जाएगा। नीचे नहीं देखना है यार, इधर है क्या अपने पास जगह? इधर है, इधर आ जा, नीचे आ, इसको लेके जाना है, इसको डाल दे कहीं बीच में और इसके फेरे ले ले। यार तुम गलत क्यों समझ रहे हो? अकेले फेरे लेते हैं क्या? धीरे 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 बेटा, और गर्दन हमेशा सीधी। हाँ, रोबोट इसलिए बोला मैंने। तेरी डायरेक्शन क्या है? रुक जा, गर्दन वहीं रख जहाँ रखी थी। डायरेक्शन किधर है? बस ये हाथ हमेशा ऐसे रख, समझ गया? अब चल, डायरेक्शन क्या है? ये चलता रहे। इसकी डायरेक्शन इसका हाथ रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग के हमेशा परपेंडिकुलर है ये, मानते हो क्या? मानते हो ना? और सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। बेटा सेंटर की तरफ आ गया तेरी लाइनिंग, सर्कल ही गलत किया तुमने। जो बंदा यहाँ चल रहा होगा उसका हाथ इधर होगा, जो यहाँ होगा उसका हाथ इधर होगा, हमेशा इसी टेंजेंट के अलोंग होगा, और ये हमेशा इस लाइन से परपेंडिकुलर ही होगा इसका। और जब भी ये जो इसका हाथ है ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स के। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन एक्ट कर रहा है? Which force it is? ग्रेविटी तो नीचे है। बताओ मुझे, यहाँ पे अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? जो कि सेंट्रीपिटल के फोर्स। हाँ, तो उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन एक्ट कर? ना ना, नो, इट्स नॉट मस्क्यूलर, इट्स नॉट मस्क्यूलर। नो, नॉर्मल ऊपर है, यहाँ होना चाहिए हमेशा। वापस यहाँ पे आ। कौन सा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल तो है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल वो नेचर में कौन से फोर्स के नाम से एग्जिस्ट करता है? फ्रिक्शन। कौन बोला? यस, इट इज फ्रिक्शन। यस, इट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर। देखो जरा कैसे, मान लो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होती, एंटायरली जीरो फ्रिक्शन, टेल मी, क्या कोई भी बच्चा सर्कल में घूम पाता? क्या गिर जाता वो? जब थोड़ी सी स्लिपरी सरफेस हो जाती है तब हम इधर उधर घूमना बंद कर देते हैं, हम सीधे सीधे पैर रख के चलते हैं। कोई चलता है क्या ऐसे ऐसे? जरा चल के बता देना, एक बार नाच के बता देना, ऐसे कैसे गिरेगा? क्यों हम सीधे लाइन में हो जाते हैं? और आपसे कहा जाए कि नहीं, आप तो एक ही किसी पॉइंट के अक्रॉस सर्कुलर मोशन करके बता दो उस स्लिपरी सरफेस में, आप कहोगे भैया हाथ जोड़ता हूँ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप सर्कल में घूम ही नहीं सकते। और मैं यहाँ पे तो फ्रिक्शन लेस की बात कर रहा हूँ। स्लिपरी सरफेस में तो फिर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। हम बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन की सरफेस तो नेचुरली कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, और हम तो यहाँ पर ऐसी सरफेस की बात कर रहे हैं जो कि जीरो फ्रिक्शन पे है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे सर्कल में घूम जाए। फ्रिक्शन होगा तभी आप सर्कल में घूमोगे। बताऊंगा क्यों? क्योंकि जैसे वो ऐसे घूमेगा उसकी टेंडेंसी होगी ऐसे गिरने की। ऐसे गिरने की टेंडेंसी तो फ्रिक्शन उसको ऐसे बचाता है। यार ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो फ्रिक्शन ऐसे रोकता है ना, तो अगर वो उसकी ऐसे गिरने की होगी तो हमेशा ऐसे रोकेगा, और उसको तो हमेशा घूमना है,
तो जिधर भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसके परपेंडिकुलर में बाहर की तरफ उसके गिरने के चांस होंगे, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो। उस सेंट्रीफ्यूगल को रोकने के लिए सेंट्रीपिटल एक्ट करेगा, और वो सेंट्रीपिटल कौन सा होगा? फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो घूम नहीं सकते। आया? अब मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। ये मैं कर रहा हूं यहां पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। नाउ विच फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इट्स टेंशन। मेरा हाथ कैसे होगा रे फोर्स? इट्स फ्रिक्शन, इट्स टेंशन फोर्स। ये देखो, ये टेंशन है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है क्योंकि ये नीचे गिर जाता अगर ये रस्सी नहीं होती तो। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो अभी सेंटर की तरफ लग रहा है, मेरा हाथ सेंटर पे है, मेरे सेंटर की तरफ में फ्रिक्शन, सॉरी मेरे सेंटर की तरफ में टेंशन लग रहा है। बोलो ना। अगर ये रस्सी नहीं होती तो बाहर फेंक जाता कि नहीं? इसको बाहर फेंकने से रोकने के लिए इसके अंदर टेंशन क्रिएटेड है, और उस टेंशन की डायरेक्शन क्या है? मेरे हमेशा हाथ की तरफ, मेरा हाथ उसके सेंटर पे है, तो यहाँ पर टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अब सुनना ज़रा, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वजह से ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अब आप कहोगे सर ये फिर घूम कैसे रहा है? बैठ जाओ बेटा। इसके लिए फिर एक बच्चे को बुलाएंगे हम। इधर आओ, यहाँ पे आओ, इधर हाथ दो, उधर जाओ। हाँ, मैं सेंटर पे हूँ, मैं एक फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ। मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपको तो सीधा जाना है, आपका काम है केवल सीधा जाना। अब मैं आपको नहीं पकड़ूँगा, आप सीधे जाके बताओ, सीधे जाना, ठीक है? चलो मैं आपको एक काम करता है, टॉय बना देता हूँ, गुड्डा बना देता हूँ, चाबी से चलता है। चाबी भर दूँ तेरी? पूरी टाइट हो गई। अब मैं छोटा हूँ, टिक 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 टिक, चल जा, चलता रहे वहीं पे, चलता। यार फिर ऐसे मुझे मजाक वाले लोग चाहिए जो यहाँ मेरे पास में, ऐसे नहीं, कौन करेगा? शर्माने वाले लोग नहीं चाहिए यहाँ। कौन आया? हाँ तो आ जाओ, जा बड़े बड़े बड़े, शर्म आती है तेरे को तो यार। तेरी चाबी भर दूँ फिर चल। तो पता ना गुड्डा कैसे चलता है, जब जाके किसी दीवार पे लग जाता है वो वहाँ पे भी चलता रहता है। ऐसे ही चलना अपने को ना। ये मैंने चाबी भरी और छोड़ दिया, चल, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। वेरी गुड। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। चाबी भर दी भाई, उसको तो घुमाने वाला चाहिए। समझ में आई क्या बात? अब यही ऐसा एक गुड्डा है ये, मान लो वापस आ, वापस चाबी भरी, लेकिन मैंने इसका हाथ ऐसे पकड़ लिया। समझ में आया? चाबी भरी, उसकी टेंडेंसी तो सीधे जाने की। जा बेटा, क्या कर रहा है ये? किया है इसने सर्कुलर मोशन। किसकी वजह से किया? जो ये फोर्स लग रहा है मेरे हाथ की तरफ, जिससे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, उस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन किया। क्या मैंने इसकी स्पीड में चेंज किया? क्या नहीं किया ना। मैंने केवल इसको एक डायरेक्शन दे दी। स्पीड में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। स्पीड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए तो इसके पीछे एक और इसी की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स चाहिए, तभी कर पाएगा। आजा बेटा, जैसे एक जना हो रहा। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा इससे लगा हुआ रहता है और इसको ये कंटिन्यूसली धक्का लगाए रखता है। मेरा काम तो केवल इसको सर्कल में घुमाने का है, केवल इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देके सर्कल में घुमाने का है। इसका काम है चलने का और इसका काम है इसको फोर्स देने का। तो ये जब इसको फोर्स देगा तो इसकी स्पीड में भी चेंज आएगा। लगा बेटा? चलो, ये स्पीड मेरी वजह से नहीं बढ़ी, ये इसने बढ़ाई है। मेरी वजह से केवल ये डायरेक्शन बनाई है मैंने। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का केवल काम डायरेक्शन को चेंज करने का है, और जो इन्होंने लगाया है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, जो हमेशा टेंजेंट की तरफ लगता है। इसका काम स्पीड को चेंज करने का है। क्या ही बात समझ में क्लियर हुआ? इसका वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव टाइप का वर्क कर रहा है। समझ में आया? मेरा वर्क डन 0 होगा क्योंकि मैं स्पीड में चेंज नहीं करता, मेरा काम तो केवल डायरेक्शन को बनाए रखना है, तो मेरा वर्क डन तो 0 ही होगा क्योंकि मैं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही चल रहा हूँ। आया? पक्का? श्योर? चलो बैठो। सर्कुलर मोशन से बाहर निकल के वापस वहीं आ जाते हैं कि ग्रेविटी का वर्क डन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 0 होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे, ग्रेविटी की डायरेक्शन ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देयर इज़ नो वर्क डन बाय ग्रेविटी ओवर हियर। इसका मतलब जब ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा तो नॉर्मल का भी 0 होगा क्योंकि नॉर्मल और ग्रेविटी एक दूसरे के अपोजिट में है ना। मतलब कोई कुली अपने सर पे कुछ वजन लेके चल रहा है और किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो वो जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, जो कुली ने पूरा वेट संभाला हुआ है, बेचारे उसका वर्क डन 0 होता है। 1 रुपया नहीं मिला कोई साइंस वाला अगर कुली के साथ में चले तो ये सामान उठा के चलो चलो सीधे सीधे आए, उतार के हाँ भैया 100 रुपये, किस बात के? वर्क डन 0। पूरा हॉरिजॉन्टल ही तो था भैया, कहीं पे कोई ऊंचाई आई क्या? आप तो हॉरिजॉन्टल चले, आपका नॉर्मल ऊपर है और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन 0। जाओ भागो यहाँ से। मैं ऐसा नहीं करता, समझ में आया नहीं आया उसको तो आता है ना समझो, उसको तो नहीं देना पैसा, उसके हिसाब से तो 0 है ना। सिंपल सी बात ये है कि वर्क डन 0 भी होता है, वो तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब हमेशा वर्क डन 0 होता है। ठीक है।